नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो जो आप डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है ना। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है, ठीक है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम है, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ हैं, लेकिन सामान्यतः सभी जीवों में लगभग 99.99% जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। कुछ विषाणु हैं, सभी विषाणु नहीं, कुछ ऐसे विषाणु हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाए जाते हैं। तो जिस विषाणु में जो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे बोलते हैं रेट्रोवायरस। यदि ये जिस विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा, उसको बोलेंगे रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस जैसे में एग्जांपल अगर हम दें तो एचआईवी क्या है, एक वायरस है जिसके कारण क्या होता है, एड्स होता है। तो एचआईवी क्या है, रेट्रोवायरस का उदाहरण है। उसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है और सामान्यतः सभी जीवों में तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। इसलिए कहीं कहीं आप लिखा हुआ किताब में पाएंगे कि आरएनए गैर अनुवांशिक पदार्थ है। गैर अनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषाणु है, वायरस है जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आरएनए कुछ विषाणुओं में तो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर प्रकट होने वाला पहला जो अनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए ही था। आरएनए ही पहली बार अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सामने आया था। डीएनए बाद में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सामने आया है। तो प्रश्न यदि आ जाए कि पृथ्वी पर प्रकट होने वाला पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो आरएनए है, न कि डीएनए। आरएनए सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सामने आया था। अब एक एक करके दोनों को हम समझते हैं। तो पहले हम डीएनए को समझते हैं। ये जो है ना लिखा हुआ, इसका कोई भी आपको शॉर्ट स्क्रीन या लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ, जब कुछ भी हम लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ का लिंक रहेगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये सब जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक कहाँ रहेगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो डीएनए का पहला पॉइंट तो यही है कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है जिस पर अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। तो खोज किए हैं फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में, लेकिन डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो दिए हैं वह वाटसन और क्रिक ने दिए हैं 1953 में, और इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए, आपको ध्यान में रखिएगा। खोज किए हैं फ्रेडरिक मिसर, दोनों प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। अभी हम प्रश्न भी दिखाएंगे, पहले लेक्चर ले लें उसके बाद प्रश्न दिखाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न है खोज भी और द्विकुंडली संरचना, दो बार पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी में भी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। ये खोज किए हैं फ्रेडरिक मिसर, जबकि द्विकुंडली संरचना दी है कौन, वाटसन और क्रिक ने 1953 में। डीएनए को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए थे पहली बार हरगोबिंद खुराना पहली बार ये प्रयोगशाला में डीएनए को कृत्रिम रूप से तैयार किए थे। डीएनए सामान्यतः केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसे याद रखिएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कई जगह पूछा हुआ है, एसएससी में, रेलवे में, पीसीएस में, दरोगा के भी एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है ना। पूरा ये हॉट है एग्जाम के लिए, है ना, कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है। अभी हम प्रश्न दिखाएंगे, है ना। सीजीएल में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी, सीपीओ में भी, है ना। तो यहाँ प्रश्न दिखाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें डीएनए की संरचना के बारे में, ठीक है, कैसे द्विकुंडली संरचना है। यह डीएनए की संरचना पे बात करते हैं। डीएनए की जो संरचना बनी हुई है वह न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनी है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले तो डीएनए की संरचना बन गई है।
तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक मतलब किसको कहते हैं? बहुलक परिभाषा पता है ना बहुलक का? बहुलक का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के छोटे छोटे पदार्थ मिलकर यदि किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं ये बहुलक है इस पदार्थ का। जैसे हम एग्जांपल समझाने के लिए आपको दें कि एक माला है, ठीक है, ये माला है, तो माला में बहुत सारे मोती होते हैं, तो इसमें बहुत सारे मोती मिलकर क्या बना दिए? माला बना दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि माला बहुलक है किसका? मोती का। दूसरा प्रश्न अगर आ जाए कि माला की इकाई क्या है, तो माला की इकाई क्या है? मोती। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से डीएनए की संरचना बनी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तो डीएनए क्या हो गया? बहुलक। यहाँ पर लिखा हुआ डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का क्या है? बहुलक हो गया, है ना। ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब हुआ कि बहुत सारा, है ना। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लिखा हुआ नहीं तो लिख लीजिए, ये भी वर्ड यूज किया जाता है ना, कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसको बोलिए कि या में क्या कर दे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या हुआ? डीएनए की संरचना बनी है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब दूसरा प्रश्न है कि न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से, तो डीएनए की इकाई क्या हुई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। जैसे यहाँ माला की इकाई क्या हुआ? मोती, है ना। बहुत सारे मोती के मिलने से बना है माला, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, तो डीएनए की इकाई क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड, है ना। प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न कि डीएनए की मूलभूत इकाई क्या है, तो अधिकांश लोग दे देते हैं जीन, कि जीन जो है डीएनए की इकाई है, जो कि गलत है, सही नहीं है ना। जीन डीएनए की इकाई नहीं है, मूलभूत इकाई नहीं है। जैसे अब बोले कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। किसी भी जीव का शरीर जो है बना है, संरचना बना है, वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए हम कहते हैं कि जीवन की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। तो यह मूलभूत इकाई कोशिका है ना। ये हाथ भी तो एक इकाई हो गया ना, लेकिन ये हाथ भी तो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का मूलभूत इकाई हाथ है? हाथ भी इकाई है, आंख भी इकाई है, कान भी है, पैर भी है, लेकिन ये मूलभूत इकाई नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कोशिकाएं हैं। इसलिए जब प्रश्न आता है कि शरीर की या किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका, है ना, हाथ नहीं होगा। तो इसी तरह डीएनए, जीन जो है, मान लीजिए डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, जीन क्या होता है? जीन डीएनए का खंड होता है जिस पर आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है, जिस पर किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने के लिए सूचनाएं पाई जाती है। तो ये पूरा डीएनए है, इसी का एक खंड, ठीक है, वो जीन है, मतलब ये जीन हो गया, उसका एक खंड। तो जीन भी तो डीएनए का टुकड़ा है, खंड है, और पूरा डीएनए की संरचना बना है न्यूक्लियोटाइड से। जैसे हमारा शरीर पूरा कोशिका से बना है, ये हाथ शरीर का एक अंग है, ये भी तो पूरी कोशिका से ही बना है। उसी तरह जीन भी डीएनए का एक खंड है, तो जीन में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए की मूलभूत जो इकाई होगा न्यूक्लियोटाइड होगा, न कि जीन। जीन में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो जब ये प्रश्न है, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, हम प्रश्न दिखाएंगे, पहले लेक्चर ले लें, उसके बाद प्रश्न दिखाएंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो डीएनए की मूलभूत इकाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 पदार्थों के मिलने से बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट। या सीधे ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए 3 पदार्थों के मिलने से बना है, इसको हटा के डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट। पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं। पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज जो यहाँ पे है, डीऑक्सी राइबोज। एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज, राइबोज शुगर। पेंटोज नाम जो है, पेंटोज शुगर जो आ रहा है ना, पेंटोज, इसमें कार्बन कितने होंगे? 5, है ना। नाम जो रखा जाता है कार्बन के आधार पर, जैसे ग्लूकोज है तो उसमें कार्बन कितने? 6, तो उसको बोलेंगे हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6, तो उसको बोलेंगे हेक्सोज शुगर, ठीक है। आइए देखिए, अब 2 है, अभी पेंटोज है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा?
H10O5 है ना, पेंटोस शुगर। अब डीऑक्सी है तो एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, यही फॉर्मूला रहता है, C5H10O4 हो जाता है और यहाँ पे 5 पे रहता है, ठीक है। तो पेंटोस शुगर दो प्रकार का होता है, फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है, बस नाम याद रखिए। डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है ये पाया जाता है डीएनए में, ठीक है, और राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। अभी आरएनए पर बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे राइबोज शुगर पे। तो डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कुल 5 हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। इन्हीं 5 को दो भागों में बांटा गया, प्यूरिन और पिरिमिडिन में, ठीक है। प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुवानिन, इसमें आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसमें से 4 एडेनिन, गुवानिन, एडेनिन को ए से सूचित करेंगे, गुवानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से, यूरेसिल को यू से। एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में कुल 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन, ठीक है। और फॉस्फेट तो पाया ही जाता है। ये एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन या थाइमिन, ये जो नाइट्रोजन क्षार है आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। एडेनिन जब भी जुड़ेगा वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, तो एडेनिन जो जब भी जुड़ता है ये जो है थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और गुवानिन जब भी जुड़ेगा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसको याद रखिएगा। एडेनिन जब भी जुड़ेगा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और गुवानिन जब भी जुड़ेगा साइटोसिन के साथ, यही है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और जुड़कर ही पूरे डीएनए की संरचना बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो शुगर और नाइट्रोजन क्षार, और इधर है फॉस्फेट, इसको तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, तीनों जब मिलता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, अभी देखा है तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार, इन तीनों को मिलकर न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो डीएनए की संरचना बन जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब समझिए, नाइट्रोजन क्षार डीएनए में कितने हैं, 4, तो यहाँ पे एडेनिन आएगा या तो गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो कुल 4 न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। एडेनिन वाला शुगर फॉस्फेट तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा, 4 नाइट्रोजन क्षार है डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होंगे, 4 प्रकार के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डीएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये लाइन हम नहीं बोल रहे हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड बड़ी संख्या में डीएनए में पाए जाते हैं, यही 4 ही रहेंगे लेकिन बड़ी संख्या में रहेंगे, ठीक है। तो कुल जो है न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, है ना, 4 प्रकार के होगा क्योंकि नाइट्रोजन 4 ही है, तो यहाँ पे चेंज करेगा, है ना, तो 4 प्रकार के होंगे। एक वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियोसाइट, उससे परिचित हो जाइए। न्यूक्लियोसाइट के बारे में पढ़ना नहीं है, बस हाँ वर्ड यूज किया जाता है, विकल्प में यानी जो ऑप्शन रहता है उसमें न्यूक्लियोसाइट भी मिल जाता है। प्रश्न में पूछा था डीएनए की इकाई क्या है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइट एक वर्ड लिखा हुआ था, ये वाला जीन ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियोसाइट किसे कहेंगे उसको सलाह समझ लीजिए, कहीं अगर आएगा तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ शुगर और फॉस्फेट इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइट, और जब तीनों मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। जहां पर न्यूक्लियोसाइट लिखा अगर कहीं मिले आपको तो समझ जाइए कि इसमें सिर्फ शुगर है और फॉस्फेट है, इसमें नाइट्रोजन क्षार नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि डीएनए की संरचना कैसे द्विकुंडली संरचना बनी है, ठीक है। बस यही रहेगा, न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, बस यही जो है बड़ी संख्या में, बहुत सारे संख्या में रहेगा, ठीक है। समझिए, शुगर, शुगर बोल रहे हैं, सुअर नहीं, है ना, शुगर, बहुत सारे शुगर रहेंगे। इधर रहेगा नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। कौन कौन रहेगा नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, कोई भी 4 में से रहेगा, है ना, एडेनिन, थाइमिन, है ना।
इधर रहेगा क्या बताइए, फॉस्फेट, है ना, इधर रहेगा फॉस्फेट, इधर फॉस्फेट लगा रहेगा इनसे, इधर रहेगा फॉस्फेट, ठीक है, इधर फॉस्फेट। अब देखिए ये हो गया एकल कुंडलित, लेकिन डीएनए क्या है, द्विकुंडलित, एक और कुंडलित लगेगा इसमें और ये द्विकुंडलित बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह के संरचना एक और बनेगा इस साइड में, और दोनों मिलकर डीएनए की संरचना बनाते हैं। इधर भी रहेगा सुगर, सुगर, ठीक है। अब देखिए इधर रहेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट, इधर फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब अपने से खुद बताइए, यहाँ एडिनिन है, इधर क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, थाइमिन आएगा। अभी तो बोले कि एडिनिन जब भी जुड़ेगा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा, थाइमिन आएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इधर है थाइमिन, तो इधर क्या आएगा, इसके साथ जुड़ेगा एडेनिन, और इसके साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन से डबल बॉन्ड। गुआनिन है तो इधर क्या आएगा, साइटोसिन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इधर साइटोसिन है तो इधर आएगा गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड। थाइमिन है तो इधर आएगा एडेनिन, डबल बॉन्ड। एडेनिन है तो इधर आएगा थाइमिन, डबल बॉन्ड। थाइमिन है तो इधर आएगा एडेनिन, डबल बॉन्ड, और ये मिलकर द्विकुंडली संरचना बना लेते हैं। देखिए कैसे बनता है। अब देखिए एक ए वाला कुंडलित, एक ए, दोनों मिलेंगे तो द्विकुंडलित बन जाएगा। नाइट्रोजन जो क्षार बीच में है और सुगर फॉस्फेट किनारे पर रहेगा। तो जो डीएनए की संरचना कैसे होता है, किताब में कैसा बना रहता है, ऐसे, है ना, देखिए है ना, डीएनए की संरचना ऐसे बना रहता है, कुछ कुछ ऐसा ही रहता है ना, अब हूबहू नहीं बनेगा, है ना। चलिए और देखिए नाइट्रोजन क्षार बीच में है, ठीक है, एक और इसमें लगा रहता है ऐसे, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके साथ भी एक इस तरह से, ये डीएनए की संरचना है ना, ये थोड़ा पेट निकल गया इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, समझना है। तो नाइट्रोजन क्षार जो कि बीच में है, नाइट्रोजन क्षार, ये जो बीच वाला जगह है इसमें नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा। और ये जो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा है ना, सीढ़ी की तरह टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, इसमें जो है सुगर और फॉस्फेट पाया जाएगा। तो जो ए है इसमें पाया जाएगा सुगर और फॉस्फेट, ठीक है, इसमें जो पाया जाएगा सुगर और फॉस्फेट। ये जो सीढ़ीदार जो बना रहा है घुमावदार, है ना, सांप की तरह, जैसे लग रहा है कि सांप नागिन डांस कर रहा है ना, ऐसे करता है ना नागिन डांस, ये है नागिन डांस बारात में, बिहार में तो खूब चलता है, बिना नागिन डांस के शादी नहीं होगा, है ना, मार हो जाएगा कि भैया नागिन डांस तो बजना चाहिए। तो सुगर और फॉस्फेट इसमें रहता है, ठीक है, और नाइट्रोजन क्षार जो है बीच में रहेगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, है ना, थाइमिन, एडेनिन, ये सब बॉन्ड के साथ रहेंगे, इसमें बॉन्ड लगा रहेगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब एडेनिन है, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से द्विकुंडली संरचना बना लेता है। अगर इसको हम खोलें तो कैसे बनेगा, अगर इसको खोलें तो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये और एक संरचना ये ऐसे बनेगी, यही बनेगा ना, दोनों का खोले, एक वाला ये अब ये, और ये क्या बनते हैं, इस बीच में जाके आ जाएगा क्या, नाइट्रोजन, इसमें आ जाएगा सुगर और फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, है ना, और बीच में आ जाएगा क्या, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार आएगा, और सब जुड़ा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये जो सुगर फॉस्फेट वाला ये जो घुमावदार बन रहा है, इसको बोलते हैं डीएनए का जो है, क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। ये सुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, जैसे हम लोग का रीढ़ की हड्डी नहीं होता, रीढ़ की हड्डी जिसमें पूरा शरीर टिका हुआ था ना, जो लड़ते हैं तो कहते हैं कि मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, है ना, बैकबोन तोड़ देंगे। खासकर कौन बोलता है, मम्मी बोलती थी बचपन में, जब हम लोग रहते थे गलती कुछ करते थे तो ना, माँ लोग 2-3 वर्ड यूज करते थे, एक तो मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, एक छठी मैया के दूध याद कर देंगे, और एक चंडाल, है ना, चंडाल कहीं के सब गलती कर दिया, है ना, ऐसा, ठीक है, वही रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, देखिए यही संरचना यहाँ पे बना हुआ है ना, देखिए
क्या है, घुमावदार है। देखिए और इसका यहाँ पे रंग एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन, गुआनिन। देखिए ये इस कलर का है एडेनिन और थाइमिन इस कलर। देखिए एक कलर जो है यहाँ पे कलर दर्शा दिया है उसको सिंबल के तौर पे। ये जो जुटेगा इसके साथ ही जुटेगा। देखिए ये ग्रीन वाला देखिए इसके साथ जुटा है और ये देखिए ये क्या है, ये साइटोसिन है, तो जब भी जुड़ेगा इसके साथ साइटोसिन गुआनिन के साथ, इस तरह से पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये जो हम बोले अभी ए घुमावदार जो है वो क्या है, डीएनए का रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन। ये देखिए इस कलर का है, घुमावदार जो बना वो इस कलर का है, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन। और ये जो अभी हम बोले पूरा खोल के जो संरचना में देखा है ये वाला है ना, यही है, बस इसी को इस रूप में किताब में दिखाया रहता है। ठीक है। देखिए जो अभी बनाया वही है ना। देखिए ये क्या है, शुगर में कितने है, पेंटोस शुगर था उसमें 5 कार्बन। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये सब क्या है, ये सब है शुगर। ये क्या है, ये है शुगर, ये भी शुगर, शुगर शुगर। ये क्या है, फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, शुगर 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 शुगर, फॉस्फेट 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 फॉस्फेट। देखिए एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, किस कौन बॉन्ड से, डबल बॉन्ड। गुआनिन है तो ये साइटोसिन से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड। थाइमिन है एडेनिन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड। साइटोसिन है गुआनिन से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये वाला है, इसी को खोल के इस रूप में दिखाया है जिसे हमने दिखाया। ठीक है। चलिए ये था डीएनए। अब हम बात करें डीएनए पर सूचनाएं पाई जाती है ना, सूचना पाई जाती है उसको पढ़ा जाता है शरीर में, या डीएनए का अध्ययन किया जाता है तो उसको अध्ययन किया जाता है। तो डीएनए पर सूचना पाई जा रही है तो कोई भाषा होगा, अपनी एक भाषा होगा उस पर सूचना का। जैसे हम लोग में है इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें लेटर है ना, 26 लेटर है। उसी 26 लेटर से सारे वर्ड बन जाते, सारे शब्द बन जाते। कुछ भी लिखना है तो वही 26 लेटर का उपयोग करके लिख लेते हैं, है ना। तो डीएनए में भी डीएनए पर सूचना पाया जा रहा है, उसमें भी कोई अक्षर होगा, अक्षर से शब्द बन रहे होंगे, अपनी भाषा होगा डीएनए पर सूचनाएं का, है ना। उसमें भी एक भाषा है। ठीक है। अनुवांशिक कूट सही वर्ड है लेकिन हमने भाषा लिख दिया समझाने के लिए। ठीक है, अनुवांशिक भाषा। देखिए यहाँ पे अक्षर लिखिए, अक्षर कितने हैं, 4, ATGC। जो नाइट्रोजन क्षार है उसी को हम समझाने के लिए यहाँ पर लेटर लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन सच में यह है नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। ठीक है। इन नाइट्रोजन 4 लेटर से, जिसे 26 लेटर है तो हमारे में कितने भी वर्ड बना सकते हैं। इन 4 लेटर से 3-3 वर्ड का एक ट्रिपलेट कोड बनता है, उसके लिए हम शब्द वर्ड लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन कूट बोला जाता है, ट्रिपलेट कोड, या इसको बोलते हैं कोडाउन। ठीक है, कुल 64 ट्रिपलेट कोड बनता है। ठीक है, एक ट्रिपलेट कोड में 3 रहेगा, कोई भी 3 नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, जिसे में एडेनिन 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 ही है, गुआनिन 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 भी हो सकता है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन हो सकता है, थाइमिन थाइमिन एडेनिन हो सकता है, कोई भी 3। इन 4 नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में 4 ही नाइट्रोजन क्षार है ना, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, इसी से मिलकर 64 ट्रिपलेट कोड बनता है। ठीक है, गुआनिन एडेनिन थाइमिन इस तरह से 64 बनेगा। ठीक है, तो कुल जो है डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार और 64 प्रकार के ट्रिपलेट कोड होते हैं, और सारे जो सूचनाएं हैं इसी फॉर्मेट में पाया जाता है। तो डीएनए पर अनुवांशिक सूचनाएं नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम के रूप में पाए जाते हैं, और किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम को जीन कहते हैं। जो डीएनए का खंड होता है, जीन क्या होता है, डीएनए का भाग होता है, जो डीएनए का विशिष्ट खंड है। ठीक है, अच्छा जीन डीएनए गुणसूत्र, इसमें कंफ्यूजन होता है क्या, जैसे अगर प्रश्न रहे। ठीक है, दोनों तीनों में अंतर नहीं, ग्रुप का अंतर है, ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको इससे समझते हैं। ठीक है, एक केंद्र सेल है और उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, केंद्रक में ही गुणसूत्र पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। देखिए गुणसूत्र हो गया बड़ा एरिया। ठीक है, उसमें सब समाहित है, डीएनए भी है और जीन भी है। जीन क्या है, डीएनए का भाग है, डीन होगा तभी तो जीन होगा, डीएनए होगा तभी तो जीन होगा ना, जीन डीएनए का भाग है। ठीक है, एक गुणसूत्र ए वाला। ठीक है, अगर इसको खींचा जाए, ठीक है, जैसे खींचेंगे तो पता चलेगा ये डीएनए है, और खींचेंगे तो पता चलेगा कि किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने के लिए सूचनाएं मिल गई। तो किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाली सूचना जहां पे मिलती है उसी को तो जीन कहते हैं, जो डीएनए का विशेष खंड होता है। तो खींचेंगे तो क्या पता लगा इस यहाँ भाग पता कोई सूचना हमें मिल रहा है ना,
तो उसको कह देंगे जीन। ऐसे समझे, अगर सर्कल में बताए हमको, वेन डायग्राम में समझाए हमको, तो वेन डायग्राम में कैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, उसी वाला है। तो ये है गुणसूत्र, ठीक है। तो गुणसूत्र के अंदर ही है डीएनए, डीएनए के अंदर ही है जीन, जीन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना है, जीन में भी न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटा हो गया, जीन में, उस जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड है। गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए है, गुणसूत्र है इसका मतलब उसमें डीएनए भी है, जीन भी है ना। गुणसूत्र कैसे बनता है, डीएनए प्रोटीन के संघनन से गुणसूत्र बन गया। और गुणसूत्र पर जीन एक बिंदु के रूप में रहता है ना। गुणसूत्र जीनों का वाहक है और जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है ना। तो अगर प्रश्न रहे कि अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, अगर उसमें ऑप्शन जीन नहीं हो, गुणसूत्र भी ना हो, डीएनए हो, तो आंसर डीएनए हो जाएगा, है ना। अगर डीएनए भी ना हो, अगर गुणसूत्र जीन है तो जीन हो जाएगा, दोनों में से कोई ना गुणसूत्र हो तो गुणसूत्र आंसर हो जाएगा, है ना। तीनों एक ही है, बस एक ग्रुप का अंतर है ना। चलिए ये था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल नाइट्रोजन क्षार 4 है और जो है 64 प्रकार के क्या होता है, ट्रिपलेट कोड होता है, इसी को कोडॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये था डीएनए। अब हम बात करें आरएनए पे, ठीक है। तो आरएनए पहला पॉइंट क्या कि आरएनए क्या है, पहला अनुवांशिक पदार्थ है पृथ्वी पर प्रकट होने वाला। यह सामान्यतः गैर अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आरएनए एकल कुंडली संरचना है। डीएनए कैसा था, तुलना करते जाइएगा, डीएनए समझा दिए, आरएनए समझा रहे हैं, दोनों के बीच तुलना करते चलिएगा। डीएनए कैसे था, द्विकुंडलित, आरएनए क्या है, एकल कुंडली संरचना है, ठीक है। अभी संरचना दिखाएंगे कैसे एकल कुंडलित है। इसमें शुगर पाया जाता है, जैसे शुरू बताए थे कि इसमें पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीऑक्सी, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में और राइबोज शुगर आरएनए में। देखिए ना, डीएनए की आरएनए की संरचना बिल्कुल डीएनए की तरह है, देखिए जो डीएनए में संरचना तो आरएनए की है, ठीक है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, वहां भी यहाँ भी डीएनए की संरचना भूल गया क्या, दिखा रहे हैं, ये है डीएनए, डीएनए की न्यूक्लियो ये था, है ना, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट। आरएनए में देखिए, आरएनए में देखिए संरचना बिल्कुल वही है, बस एक आध पॉइंट पर अंतर है जो कि बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ही आरएनए बनता है, बस ये न्यूक्लियोटाइड अलग होगा कुछ कुछ डीएनए से, कैसे अलग होगा बताएंगे, ठीक है। मगर न्यूक्लियोटाइड ही इसका बिना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आरएनए बना है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा आरएनए की इकाई हो गया, जिससे डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। अब देखिए पेंटोज शुगर 2 प्रकार का था, तो ये तो बता दिए थे। तो इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, याद आ रहा, 4 में से 3 इसमें भी पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। देखिए अगर डीएनए में देख लीजिए, डीएनए वाला पहले देख लीजिए, डीएनए वाला देख लेते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। ये तीनों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए में भी है और आरएनए भी है, देखिए आरएनए में भी है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना। इसमें भी नाइट्रोजन क्षार 4 है, डीएनए में भी नाइट्रोजन क्षार 4 है, 4 में से 3 जो है, 3 दोनों में समान है, कॉमन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अंतर है यूरासिल पर, यही है एग्जाम के लिए पूरा खतरनाक लाइन, है ना। पूरा पूछेगा कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल, उसमें थाइमिन है तो इसमें थाइमिन के जगह पर क्या है, यूरेसिल है ना। ये है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन, यहाँ थाइमिन, ये एकदम हॉट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा प्रश्न है कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल, या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है, 3 तो कॉमन है, तो यूरेसिल नहीं पाया, एडेनिन, इसमें थाइमिन है, उसमें यूरासिल है, बस प्रश्न जो है थाइमिन और यूरासिल पर घूमेगा, ठीक है। बाकी 3 तो कॉमन है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो थाइमिन के जगह पर क्या है, यूरेसिल है, उसमें एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा था, यहाँ पे एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ करता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही जुड़ेगा, जब बगल थाइमिन की जगह खाली यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसकी अगर स्ट्रक्चर पर बात करें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो एकल कुंडली संरचना था, ठीक है।
तो यही है, फिर इसमें भी शुगर पाया जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार, वही बात है, ठीक है, हटा दे, हटा ही देते, वही वाला है, इसको क्या बोलेंगे फिर, न्यूक्लियोटाइड ही, बस एक जगह हटेगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आएगा, वो इसमें ही पाया जाएगा, ठीक है। तो शुगर ऐसे देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, यहाँ बना हुआ है एकल कुंडलित, यहाँ बना हुआ है, पहले इसको समझा देते कि कैसे बना हुआ। तो शुगर है, ठीक है, बस जो डीएनए में बना था वैसे, बस इसमें क्या है, एकल कुंडलित, इधर होगा फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, और इधर होगा नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन आएगा नहीं, थाइमिन की जगह यूरेसिल है ना, और गुवानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये है। डीएनए में क्या था, इधर से भी एक जुड़ा था तो द्विकुंडलित बन गया था, इधर इसमें खाली यही रहता है, एकल कुंडलित इस तरह से बनता है, इस तरह से एकल कुंडलित है ना, ये देखिए एकल कुंडलित है, एकल कुंडलित संरचना है, इसको देख लीजिए, डीएनए द्विकुंडलित जबकि आरएनए एकल कुंडलित है ना। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए का जो कार्य था ये हम नहीं दिखाए थे, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इस पर प्रकार पर पढ़ते हैं, बात करते हैं। आरएनए का जो कार्य यहाँ पे देख लीजिए, तो नाइट्रोजन क्षार, राइबो, ये तो बात कर ली है कि शुगर, राइबोज शुगर पाया जाता है, इसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। कार्य जो होता है आरएनए का, प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है, ठीक है, प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, राइबोसोम, ये जो था प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, कैसे सहायक होता है इसे समझते हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, यानी आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। आरएनए क्या है, प्रोटीन निर्माण में सहायक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन निर्माण का तो कार्य राइबोसोम करता है जीवों में, किसी भी जीव में, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है, ये सहायक होता है उसमें, उस प्रक्रिया में। कैसे सहायक होता है, राइबोसोमल जो आरएनए है यानी आरआरएनए जो है, ये क्या करता है, राइबोसोम की संरचना का निर्माण करता है, यह जो है राइबोसोम की संरचना का निर्माण करता है। अब राइबोसोम की संरचना बन गई, ठीक है, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, लेकिन प्रोटीन भी कैसा बनना है, प्रोटीन हमारे शरीर में कई प्रकार के बनते हैं, ठीक है, तो कैसा प्रोटीन बनना है इसके लिए सूचना इसके पास आएगा, राइबोसोम के पास मैसेज आएगा कि कैसा बनाना है। जैसे ऐसे समझे कि आप हलवाई हैं, हलवाई मतलब जो मिठाई बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं हलवाई, तो ये आप हलवाई हैं समझ लीजिए, ठीक है, तो आप मिठाई बनाते हैं, कई प्रकार की मिठाई बनाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कैसा बनाएंगे मिठाई, जैसा ऑर्डर आता है, ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर आया तो ऑर्डर को लेके आएगा आपके पास कि हमें 10 kg रसगुल्ला चाहिए, ऑर्डर आया, ठीक है, तो और जैसे ऑर्डर आया तो रसगुल्ला बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए, है ना, तो जैसे दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तो कोई दूध और चीनी ला के आपको देगा कोई व्यक्ति, और फिर आप क्या मिठाई बना देंगे, उसी तरह यहाँ पे है, ठीक है, राइबोसोम बन गया, ठीक है, कैसा बनेगा इसके लिए सूचना आएगा, जैसे हलवाई के पास सूचना आई कि कौन सा मिठाई बनाना है, इसके पास सूचना आएगा, कौन लेके आएगा, मैसेंजर आरएनए, ये कहां से सूचना लेके आएगा, सारे सूचनाएं कहां रहता है, डीएनए पर, है ना, तो मैसेंजर आरएनए, डीएनए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना कहां से आता है, डीएनए से आना, अभी प्रश्न देखेंगे, डीएनए से आता है, सारी सूचना तो डीएनए पर रहता है, लेके कौन आया, मैसेंजर आरएनए सूचना लेके आया, डीएनए से लेके आया राइबोसोम तक, राइबोसोम को मैसेज दे दिया, मैसेज आया कि इस प्रकार के प्रोटीन बनाना है, तो उस प्रोटीन के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल चाहिए, जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए दूध और चीनी चाहिए, जरूरत है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो अमीनो अम्ल कौन लाएगा, देखिए ये तो हो गया, ये प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए पर अंकित सूचनाओं को राइबोसोम तक लाएगा, मैसेज दे दिया राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उस आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाएगा तो एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन बन जाएगा, जैसा मैसेज आया था। और टीआरएनए जो होता है यानी ट्रांसफर आरएनए, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है, और ये आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है, समझ गए कि नहीं, आराम से समझिए, 3 ही है, एक तो राइबोसोम की संरचना बना देगा, राइबोसोम बना और जैसे बना प्रोटीन के निर्माण के लिए तैयार हो गया, कैसा प्रोटीन बनेगा इस सूचना आना चाहिए, कौन सूचना लाएगा, मैसेंजर आरएनए, कहां से लाएगा, डीएनए से, ठीक है, जैसे डीएनए से सूचना आएगा तो एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के लिए सूचना आएगा, ठीक है, फिर वो ट्रांसफर आरएनए जैसा प्रोटीन बनाना है उसके लिए जो अमीनो अम्ल आवश्यक है उस अमीनो अम्ल को पहुंचा देगा राइबोसोम तक और फिर प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है।
चलिए आप समझिए, अनुवांशिक गुणों का जो प्रवाह है, अनुवांशिक सूचनाओं का किसी भी जीव में, है ना, वो एक ही दिशा में होता है, एक उसके प्रवाह की दिशा एक है। कैसे प्रवाह होता है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ। अनुवांशिक सूचनाओं का बहाव यानी प्रवाह डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है, इस तरफ होता है ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं केंद्रीय डॉगमा या मूल सिद्धांत, जिसको दिए हैं फ्रांसिस क्रिक ने। वही क्रिक जो डीएनए के द्विकुंडली संरचना बताए थे। पर ध्यान रहे कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना में वाटसन भी थे और क्रिक भी थे। यहाँ वाटसन नहीं है ना, फ्रांसिस क्रिक है ना। केंद्रीय डॉगमा किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक। प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, इसमें वाटसन नहीं है। ये सिद्धांत बताता है कि कैसे अनुवांशिक गुणों का प्रभाव होता है। ये सिद्धांत बताता है कि अनुवांशिक गुणों का प्रभाव सामान्यतः सभी कोशिकाओं में क्या होता है? डीएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। कैसे कैसे होता है पहले पूरी देख लीजिए, 3 स्टेप में होता है। सारे सूचनाएं कहाँ पाया जाता है? डीएनए पर, ठीक है। अनुवांशिक गुण सारा उससे पाया जाता है। तो डीएनए से आरएनए तरफ जाना है हमको। तो पहले ये जो डीएनए है, जो मूल डीएनए है, ठीक है, ठीक है, सारे सूचनाएं इस पर है। तो आगे इसको ट्रांसफर करना है, तो एक आदमी इसका एक फोटोकॉपी बन जाता है, जीरोक्स हो जाता है। जैसा है जीरोक्स होता है तो क्या होता है? तुम जैसा हो रहा था हूबहू वैसा ही बनता है। कुछ भी लिखा एकदम वैसा ही लिखा रहता है जीरोक्स में भी। यहाँ से एक फोटोकॉपी बन जाता है। उसको तकनीकी भाषा में बोलते हैं कि रेप्लिकेशन हो गया, यानी प्रतिकृति बन गया, यानी डीएनए का से डीएनए बन गया एक दूसरा डीएनए, जो कि मतलब उसका प्रतिकृति है, यानी फोटोकॉपी है। तो डीएनए पर जो भी सूचना है उसका एक प्रतिकृति बनेगा। पहला स्टेप बन गया। दूसरा स्टेप है कि इस पर जो सूचनाएं हैं उसका दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाएगा, वही कंटेंट रहेगा, बस क्या लिखा जाएगा? एमआरएनए के रूप में, है ना। आरएनए भी 3 प्रकार के होंगे, मैसेंजर आरएनए के रूप में लिखा जाता है। इसको बोलते हैं अनुलेखन, या दूसरा वर्ड इसको वर्ड यूज करते हैं प्रतिलेखन। ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाता है, प्रतिलेखन। प्रतिलेखन, प्रतिलेखन, अनुलेखन। अनुलेखन मतलब दोबारा लिखना, जैसा है वैसा ही लिखना, अलग नहीं, है ना। जो सूचना है वैसा ही लिखा जाएगा, मगर एमआरएनए के रूप में लिखा जाएगा। और इसके बाद जो है प्रोटीन के रूप में उसका रूपांतरण हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, यानी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो 3 स्टेप है। देखिए एकदम ध्यान से सुनिए, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल 2022 और सीपीओ 2019, है ना, दोनों में प्रश्न पूछा हुआ था। देखिए एक तो सीएचएसएल में सीधे पूछ दिया था कि केंद्रीय डॉगमा के लिए कौन सा क्रम सही है। पहला है डीएनए की प्रतिकृति, दूसरा एमआरएनए के रूप में अनुलेखन, और तीसरा प्रोटीन में स्थानांतरण यानी रूपांतरण। 3 स्टेप है। ये पूरा एकदम लाइन पूछा हुआ था, अभी हम दिखाएंगे प्रश्न, ठीक है। और सीपीओ में पूछा था कि सिर्फ कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, तो अनुलेखन या प्रतिलेखन, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो सभी कोशिका में समानता होता है, लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद कहाँ आएगा? वही में जहाँ अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होकर आरएनए होता है, रेट्रोवायरस में, जैसे में एचआईवी, है ना। इसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, तो यहाँ आरएनए से डीएनए बनता है, यानी रिवर्स हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये आरएनए से डीएनए बन गया। फिर डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए यहाँ पर अनुवांशिक सूचना, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। आरएनए से डीएनए बन गया, अब डीएनए से सीधे एमआरएनए बनेगा। अगले आगे बनेगा एमआरएनए, ठीक है। इससे बनेगा एमआरएनए, और उसके बाद फिर प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक अपवाद है कि उल्टा होता है, लेकिन सामान्यतः सभी कोशिकाओं में यही होता है। अब डीएनए आरएनए में जितने भी बात की उसको एक तुलना कर देते हैं एक चार्ट में, ताकि सारे बातें आपको याद रहे, है ना। तो क्षार 2 पर का नाइट्रोजन, क्षार 2 पर का प्यूरिन पिरिमिडिन, है ना। इसको हटाइए, प्यूरिन पिरिमिडिन क्या करना है, ठीक है। 4 है दोनों में, जिसमें 3 कॉमन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। देखिए एडेनिन और गुआनिन इसमें भी है, इसमें भी है। साइटोसिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है। अंतर कहाँ पे? थाइमिन और यूरेसिल। इसमें थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। एकदम एग्जाम के लिए खतरनाक है, ठीक है, याद रखिएगा। पेंटोस शुगर में इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर। इसका कार्य है कि डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। एक और पॉइंट लीजिए, 5वां नहीं लिखा है इसमें, कि डीएनए क्या है? द्विकुंडली संरचना, जबकि आरएनए एकल कुंडली संरचना है। ये थी डीएनए और आरएनए के बारे में पूरी जानकारी। अब इससे जितने प्रश्न पूछे हुए उस पर बात कर लेते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर है। पहला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो पता ही आपको, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी, बताइए।
डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। वाटसन और क्रिक ये तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना दिए हैं, फ्रेडरिक मिसर है ही नहीं। तो हरगोबिंद खुराना तो पहली बार प्रयोगशाला में तैयार किए थे डीएनए को। मेंडल साहब तो मैटर के पौधे पर अनुवंशिकता के बारे में बता रहे थे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2018 में पीसीएस के एग्जाम, बीपीएससी बिहार पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ना। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन और क्रिक खोज किए थे, फ्रेडरिक मिसर, और द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक। डीएनए को प्रमुख रूप से खाली जगह कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है। कह रहा है कि डीएनए प्रमुख रूप से कोशिका में कहां पाया जाता है? तो नाभिक में, केंद्रक में, और इसके अलावा दो और भी जगह है जहां पाया जाता है, बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सीजीएल में पूछा हुआ है। देखिए अभी तुरंत एक ऑन करते हैं, दूसरा एमटीएस में पूछा हुआ है। वही प्रश्न है कि डीएनए सामान्यतः केंद्रक में और केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। देखिए वही प्रश्न आ गया, दोनों प्रश्न पूछा है ना। केंद्रक प्रमुख रूप से कहां पाया जाता है? डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक के अलावा पूछ रहा है नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा हुआ ना प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? जैसी प्रश्न आया, अगर बढ़िया से अगर अभी तक लेक्चर सुन लिए तो क्या आंसर होगा? बिना देखे ऑप्शन, यूरेसिल होगा तो होगा, है ना, होगा ना। डीएनए से संबंधित नहीं है, तीन तो दोनों में कॉमन होता है। यूरेसिल और थाइमिन पर ही सारा खेल है। डीएनए है तो इसमें थाइमिन पाया जाएगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। अंतर यही पाया ना, तो यूरेसिल नहीं पाया जाएगा इसमें, तो डीएनए से संबंधित नहीं है। एसएससी जेई में पूछा हुआ प्रश्न। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कौन सा शर्करा पाया जाता है डीएनए में? डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में राइबोज शुगर। शर्करा मतलब शुगर, है ना, डीऑक्सी राइबोज। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीएनए का गठन करती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, डीएनए किससे बना है? डीएनए ही है। न्यूक्लियोटाइड से, ये बोले ना कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलता है, उसको बोलते हैं पॉली, माने बहुत, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। जिन क्या डीएनए का खंड है तो उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। केंद्रीय डॉगमा के लिए सही क्रम चुने, पूछ देना प्रश्न, यही बोल रहे थे सीजीएल एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा था, है ना। तो कौन सा क्रम सही है? पहला डीएनए की प्रतिकृति बनता है, फिर एमआरएनए में प्रतिलेखन या अनुलेखन होता है, और फिर प्रोटीन में स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समान कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक अनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है, वही पूछ रहा है प्रश्न, है ना। डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये पूछ रहा है। उसी प्रोसेस में से सिर्फ एक खंड को पूछ रहा है कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए बनने को प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए को प्रतिलेखन या अनुलेखन बोलते हैं, ठीक है, प्रतिलेखन, है ना। यानी दूसरा स्टेप पूछ रहा है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ये वाला पूछ रहा है। ये कब होता है? डीएनए से आरएनए बनता है तब, उसी को बोलते हैं प्रतिलेखन। नेक्स्ट देखिए, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत का क्या है? कहां से सूचना आता है प्रोटीन निर्माण के लिए? डीएनए से। कौन लाता है? मैसेंजर आरएनए, है ना। स्रोत क्या है? तो डीएनए। निम्न में से कौन सा ऐसे कथन गलत है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, सही है। यह माने डीएनए, यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है। हाँ, गुणसूत्र में पाया जाता है ना डीएनए, जैसे बोले थे ना कि ये गुणसूत्र है तो इसी में डीएनए है, डीएनए में ही जीन है, जीन में ही न्यूक्लियोटाइड है ना। तो यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है, सही है, जो अनुवांशिक गुण का वहन करता है, सही है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सही है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई, सही है, कि न्यूक्लियोटाइड कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई है, सही है, ये तो बोले थे हम। जो दो अवयवों से, जो मतलब न्यूक्लियोटाइड जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, गलत है कि सही? गलत। जो तीन अवयव से, शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट, इन तीनों के मिलने से बनता है न्यूक्लियोटाइड, तो सी गलत है, तो केवल सी। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खाली जगह कहता है कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी, जीन, है ना। डीएनए के खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। आरएनए एक बहुलक है, सही है। इसका पूरा नाम पूछ रहे हैं, ये तो पता ही आपको, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, आरएनए का पूरा नाम। आरएनए अणु में थाइमिन, पूछ दिया ना, कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर, यानी थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार कौन है? थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, है ना।
आणविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल मतलब केंद्रीय डोगमा, डोगमा द्वारा किस खाली जगह द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। केंद्रीय डोगमा किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक। डीएनए की मूल इकाई क्या है, जीन है, नहीं, बोले थे ना कि डीएनए की मूल इकाई जीन नहीं देना ऑप्शन। न्यूक्लियोसाइट, साइट लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड है ना, साइट मतलब उसमें खाली शुगर और फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है। ये था डीएनए और आरएनए से संबंधित प्रश्न। इसका पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर रहेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।